ये मौत जो होती है ना, मौत अगर कल आ जाए तो डरता कौन? मैं कहता हूँ मौत आज ही आ जाए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की औलादे हैं और उनके मिशन को पूरा करने के लिए हम कदम कदम पे कुर्बान। हमने जो वो गरीबी को देखा, उस गरीबी को देखते हुए हमें लगा कि अगर मैं बड़ा हो गया, 10 रुपए कमाऊंगा तो 5 रुपए अपने ही पैसे का उन समाज में उन गरीब के बच्चों को दूंगा जो मैंने गरीबी को देखा है जी। मैं चाहता हूं कि गरीबी और दूसरे बच्चे ना देखें। जो भरा नहीं है भाव, इसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी आजमगढ़ जिले में हूँ और बता दें आपसे, शिक्षा विहीन जीवन जो होता है वो पशु के समान होता है। तो शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा वास्तव में जीवन में जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर शिक्षा नहीं कोई पाता है तो समझिए वो कहीं ना कहीं वो समाज जो है बहुत पीछे रहता है। वह व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होगा तो कैसे समाज को आईना दिखा पाएगा, कैसे देश को आगे बढ़ा पाएगा, कैसे वह देश को आगे ले जाएगा और कैसे समाज में रह करके अपनी सहभागिता निभा पाएगा। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम शिक्षा पे चर्चा करेंगे। आज तक आपने देखा मेरा वीडियो, कई क्राइम बनते हैं, ये आज क्राइम पे नहीं है, आज उसके ऊपर एक बात में लाया हूं, वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग आजमगढ़ जिले में आए हैं और बता दें, आप जहां दिखाए कैमरा में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये आज संडे का दिन है। आप ये मत समझिएगा कि बच्चे आज पढ़ने आए हैं। ये सब बच्चे जो हैं किसी स्कूल के नहीं हैं। ये सब बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं समझिए कि जिनसे मिलवाऊंगा जिन लोगों से, वो सब महान हस्तियां हैं। इसलिए मैं महान कह रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि इस समय में अगर थोड़ा समय देना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, हमारे पास समय नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं उनको हाई लेवल का वेतन मिलता है, लेकिन अगर उनसे आप कभी बात कीजिएगा कि सर ऐसा है कि बच्चों का छुट्टी हुआ है, 1 घंटा और पढ़ा दीजिए, तो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी सर लोग हमारे साथ में हैं, ये लोग मतलब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। उसके बाद भी जो है ये लोग यहाँ आकर के और गांव-गांव जा करके अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, सेवा देते हैं। अब आप समझिए कि बेचारे ये लोग कितना संघर्ष करते होंगे। यहाँ तो 50-60 हजार रुपया महीना मिलने के बाद पति पत्नी झगड़ा हो जाता है, बच्चा रूठ जाता है और पत्नी कहती है कल से खाना नहीं मिलेगा सुबह में। और यहाँ ये बेचारे सुबह उठते होंगे, स्कूल जाते होंगे, वहां से आते होंगे, घर का भी काम देखते होंगे और माता पिता खुश भी करते होंगे। और उसके बाद ये यहाँ जो बच्चे हैं जिनके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, समय निकालते होंगे। तो आइए हम बातों में घुमा करके नहीं, अब सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पे। और ये लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस समाज को दिशा देने वाले, इस देश के भविष्य को सुधारने वाले और इस देश को आगे ले जाने वाले स्वयं सेवी शिक्षक लोग हमारे बीच में हैं। सर क्या नाम आपका है? रोहित कुमार जी। तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सर, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है शिक्षा जागरूकता अभियान जी। आए दिन ये जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, कमेरे किसानों के हाथों से जो ये कलमें और किताबें छीनी जा रही, कहते हैं कि जिस देश में कॉलेजों और स्कूलों के लिए आंदोलन होना चाहिए, उस देश में मंदिरों के लिए आंदोलन हो रहा है। तो शिक्षा, इनके हाथों से कलमें छीनी जा रही है। तो हमने ये जो शिक्षा जागरूकता अभियान बनाया ताकि इनको शिक्षा मिल सके। तो कहते हैं, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा कि मैं एक आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे पसंद नहीं वो सामने से हट जाए। तो मैं सच ही कहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि कबीरदास हमारे एक बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहते कि साधु देखो जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे और झूठ कहूं तो जग पतियाना। यानी कि सच कहने वाला मारा जाता है और झूठ कहने वाला ये जग पतिया जाता है। तो हम सच ही कहेंगे कि आज हमारे और आपके बच्चों के हाथों से कलम और किताबें छीनी जा रही, ये जो डिग्रियां व्यवसाय की तरह सर बिकने लगी हैं। इसलिए हम शिक्षा जागरूकता अभियान बनाए ताकि इन गरीब बच्चे, जो कमेरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे हैं, जिनको आज तक शिक्षा से वंचित रहे। आप सर अक्सर देखते होंगे कि जो गाँव, कई घर ऐसे हों जो आज भी शिक्षा से वंचित है, तो उनको जागरूक हम लोग करते हैं। तो ये आपके मन में कैसे, कहीं न कहीं कहा जाता है कि जो जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है, लालसा होती है, या तो बंदा ठोकर खाया रहता है या तो अनुभव से सीखता है। तो कैसे आपके मन में आया ये सब बातें? सर ये मैंने झेला है इसको। जब मैं झेला था, क्योंकि हमने सर उस गरीबी को झेला है कि मुझे लगता है कि जब हम पढ़ने जाते थे तो कभी-कभी हमें पंचर, जब साइकिल हमारी पंचर हो जाती थी तो पंचर बनवाने भर का पैसा नहीं होता था। सर हम यहाँ तक गरीबी देखें कि 2 ड्रेस हमारे स्कूल में लगते थे, सर हम 2 ड्रेस भी नहीं खरीद पाते थे, 2 शूज भी नहीं खरीद पाते थे। सर वो गरीबी हमने देखी है, कलम और किताबें नहीं। तो सर हम, जब हमारे माता पिता इतने नहीं थे कि हमें यहाँ तक, लेकिन फिर भी हमने जो गरीबी को देखा, उस गरीबी को देखते हुए हमें लगा कि अगर मैं बड़ा हो गया, 10 रुपए कमाऊंगा तो 5 रुपए अपने ही पैसे का उन समाज में उन गरीब के बच्चों को दूंगा जो मैंने गरीबी को देखा है जी। मैं चाहता हूं कि गरीबी और दूसरे बच्चे ना देखें। तो जब प्राइमरी स्कूलें तमाम खुली हैं तो आखिर में क्या लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, या आपको ऐसा करना, मतलब करने पे क्यों मजबूर हो गए आप? जी सर, कहते हैं कि चेहरा तो मेरा ही, तुम्हारे चेहरे के मुताबिक आऊं कैसे। तो सर स्कूलें तो हैं लेकिन आजकल शिक्षा नहीं है।
स्कूलें तो है लेकिन शिक्षा नहीं है। शिक्षा सर क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखे होंगे कि ये जो अगर शिक्षा होता तो आज ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते हैं? ये हमारे पैसे ही लेके गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के द्वारा पढ़ाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आज पढ़ाई की जाती तो आज कमेरों, गरीबों और मजदूरों के बच्चे इस हर एक कंपटीशन में आगे होते हैं, लेकिन वो सर हर कंपटीशन में पीछे हैं। क्या कारण है इसका? कारण जाहिर सी बात है सर कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लोग सोए पड़े हुए हैं। नहीं तो आज एक गरीब किसान के बच्चे बहुत आगे होते हैं सर। हमारे और हम तो किसान के बेटे हैं, हमारे हाथों में हमें फावड़ा थमा दिया गया। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान ना होता तो हमें शिक्षा भी नहीं होती। मैं उनको नमन करता हूं, जब भी उनको याद करता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, तो मैं उनके चरणों में बार-बार कोटि-कोटि नमन करता हूं कि आपके ऐसे महापुरुष के जात में हमने जन्म लिया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की एक बहुत अच्छी बात थी, कहते हैं कि कबीरदास जी ने बहुत लिखा है कि कबीरा तेरे जगत की उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और शिक्षित मांगे भीख। ये तो हमारे देश का हाल है सर। बताइए आज जो मेरे तमाम बीएड बीटीसी करके हैं नौकरियां आ नहीं रहे, लेकिन हमारे जो ग्रुप के तमाम टीचर हैं, हम लोग 10,000 कमाए चाहे 5,000, लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब, पिछड़े, आदिवासी, कमेरों, मजदूरों के बच्चों के सर लगाते हैं। क्योंकि सर जिस गरीबी से गुजरे हैं उस गरीबी को मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई गरीब रह जाए और कोई वंचित रह जाए। तो कैसे आप लोग मतलब जब इतना कम पैसा पाते होंगे, परिवार भी देखना है, उसी बच्चों पढ़ाना है मतलब है, और जो भी लोग सर लोग आपके साथ में हैं, सब कैसे मतलब व्यवस्था हो पाता आप लोगों का? सर कहते हैं कि हम लोग आजकल के लोग जिस तरीके से आजकल के लोग जी लेते हैं, हमने उतनी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखी। आज भी हमने अपनी जिंदगी में खुशी 10 रुपए कमाते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि औरों की तरह जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार ललई सिंह यादव, फातिमा शेख, तमाम महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ के हमने अपने ऊपर उस शौक से जिंदगी नहीं गुजारी। हमने आज भी चाहते हैं कि मैं वही कमेरा और किसानों का बच्चा हूँ। चाहते तो सर हम लोग भी कहते हैं कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि मेरे जी में जी हजूरी नहीं था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर नहीं था। आज चाहते तो हम भी बहुत अमीर हो जाते, तुम्हारे यहाँ थोड़ी सी हम भी दलाली कर जाते। तो सर हमारे अंदर दलाली नहीं, हम सर किसान मजदूर के बच्चे, इसलिए सर हम 2 ही रुपए में जी लेते हैं। वही हमारे तमाम टीचर, आप देखते होंगे कि हम लोग बहुत शौक से जिंदगी नहीं सर गुजारते, क्योंकि हम लोग भी गुजारते लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे महापुरुषों की जिम्मेदारी कौन लेके चलेगा? हमारे तमाम महापुरुषों के लिए हमारा जो एक ग्रुप है उसके लिए सर हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती, कदम कदम पे कुर्बानी देनी। कभी कभी सर ऐसा होता है कि हम लोग पैदल चल देते, जब उस व्यवस्था नहीं रहती तो पैदल ही चल देते हैं, लेकिन सर मिशन को पूरा करने कहते हैं कि मुर्दा लोग तो दफनाए जाते हैं, जिंदा अक्सर आगे बढ़ाए जाते हैं। तो सर मुर्दा लोग तो दफनाए जाते हैं, तो हम लोग जिंदा हैं, एक जिंदा की परिभाषा है। और जो इंसान पढ़ा लिखा है और वो इंसान पढ़ा लिखा अपने समाज को अशिक्षित से दल से बाहर ना निकाले तो वो शिक्षा बेकार है इस देश में। इन लोगों ने ठान लिया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब गरीबों का बेटा राजा बनेगा, जो पढ़ेगा, कर्म करेगा और अपने आप को तपाएगा, क्योंकि आग में जलने वाला ही निखार देता है। तो क्या कभी ये नहीं होता कुछ समाज की अपेक्षाओं को सहना पड़ता होगा आप लोगों को? बहुत कुछ सर। ये जो ताना और गरीबी, ये तो किसानों के लिए बहुत छोटी चीजें हो गई, हम लोगों के लिए बहुत छोटी। ताना भी लोग मारते हैं कि अरे अब आप तो नेता बन जाओगे। मैं उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा तो सही, लेकिन मैं नेता में नहीं, असलियत में आपका बेटा हूँ। और बेटा का फर्ज ये होता है कि आए दिन ये जो दलित, पिछड़े, किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको हम शिक्षा तक पहुंचाने का काम करें। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की एक बहुत अच्छी कहावत थी कि सुबह में 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की तरफ जाती है और एक मंदिर की तरफ जाती है। तो जो मंदिर की तरफ घंटी जाती है वो भिखारी बनाती है और जो स्कूल की तरफ घंटी जाती है वो अधिकारी बनाती है। तो मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को किस तरफ भेजना चाहते हैं, स्कूल की तरफ या मंदिर की तरफ? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है ठीक है, आस्था है, आस्था पे विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं कि क्या नाम है, रविदास जी एक बात बहुत अच्छी कहे, मन चंगा तो कठवत में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आपको भगवान कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये नहीं चीजें होनी चाहिए कि नहीं हमें मंदिर में ही भगवान मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे भगवान, बस हमारा मन चंगा होना चाहिए। आप मंदिर में भी भेज सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका स्कूल है, आपके बच्चे को अधिकारी बनाना है। तब इस देश के कमेरों मजदूरों का हक का निर्णय करें, वो वक्त नहीं रह गया है। कहते हैं कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि ये मौत जो होती है ना, मौत अगर कल आ जाए तो डरता कौन? मैं कहता हूँ मौत आज ही आ जाए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की औलादे हैं और उनके मिशन को पूरा करने के लिए हम कदम कदम पे कुर्बानी देंगे।
इन लोगों ने ठान लिया अब ना हम मंदिर जाएंगे, ना मस्जिद जाएंगे, ना गुरुद्वारा जाएंगे। इन लोगों ने कहा कि जो जिन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है पहले उन्हें शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देश में वो लोग नाम रोशन करेंगे, क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे तो कुछ इस देश में योगदान दे सकेंगे, नहीं तो वही होगा कि हर कोई आएगा और इन लोगों का शोषण करेगा। भैया जी क्या नाम आपका है? नरेश गौतम। क्या आप इस जो आप लोगों का संगठन है इसमें किस पद पे हैं, क्या कुछ थोड़ा हमको दें आप? मैं शिक्षा जागरूकता अभियान का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की यही सोच है कि सब समाज को शिक्षा को अग्रसित किया जाए और जो शिक्षा को अग्रसित करके हर समाज को अग्रसित करेंगे तो अधिकारी बनेंगे और अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। यही हमारी सोच है। शादी वादी आपकी हुई नहीं? अभी नहीं। शादी नहीं हुई है तो फिर घर पे माता पिता भी होंगे, तो सब कैसे व्यवस्थापन? और ऑलरेडी मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं जनसेवा केंद्र प्लस मेरे पास कंप्यूटर सेंटर भी है, जो कि मैं गरीब बच्चों को, उसमें से जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देने का भी निर्णय लिया हूँ। जी। कैसे सब व्यवस्था देखते हैं आप, बताओ मुझे आप। जी सर, हो जाता है। मेरे जनसेवा केंद्र मेरे पास है ऑलरेडी, प्लस बैंकिंग भी है मेरे पास, और ये बैंक खोला हूँ ना कंप्यूटर सेंटर, तो उससे कुछ इनकम भी होती रहती है और उसमें कुछ सर समाज के लिए भी दान होता है। तो आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाते हैं आप? कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर शिक्षा। अच्छा जी। अच्छा, कंप्यूटर का आप क्यों चाह रहे हैं मतलब शिक्षा देना? क्योंकि इसमें डिजिटल का जमाना सर, इसीलिए। भाई साहब ने बात बहुत बड़ी बता दिया कि कंप्यूटर जो है आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर अब वो नहीं रह गया, तो हमें कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और माउस उठाना पड़ेगा और कंप्यूटर में अपना चेहरा देखना पड़ेगा कि मेरा चेहरा कौन सा है, वो पुराना वाला है कि नया वाला है। और भी भाई साहब लोग, क्या नाम भैया आपका है? हेमंत कुमार। अपना परिचय दिए थोड़ा और। जी हेमंत कुमार, हम शिक्षा जागरूकता अभियान के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं। हम लोगों का कैंपेन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति भी जागरूक करना और समाज को भी जागरूक करना, ताकि लोग जो पिछड़े वंचित लोग हैं वो लोग मतलब गरीबी से और मान लीजिए शिक्षा से आगे बढ़ सके, निकल सकें। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारे कैंपेन का भी उद्देश्य यही है कि मतलब सर्व समाज जो भी हो, हम लोग प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ाते हैं और पढ़ भी रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं कुछ समय निकाल करके, इससे कि मतलब जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ सकें और आगे चल सकें। जब आप स्कूल से आते होंगे तो कुछ घर का भी काम रहता होगा, तो कैसे मतलब जब आप इन बच्चों के परिवार से कैसे बात करते हैं आप, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बड़ा जिम्मेदारी होगा? जी, जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन जो है मैनेज किया जाता है। विद्यालय से आने के बाद कुछ घर के भी कार्य हैं तो उसको सुबह में भी या फिर मान लीजिए कुछ शाम को भी कार्य किया जाता है और बच्चों के लिए भी समय दिया जाता है। बच्चों को भी मतलब समय निकाल करके हमको ये है कि अपना टाइम टेबल बना लिया गया है कि बच्चों को हमें 1 घंटे देना है। 1 घंटे सुबह में दे दिया जाता है, 1 घंटे शाम को बच्चों को दिया जाता है। स्कूल का भी होता है, समय मिलने पर कार्य भी किया जाता है। तो अपना उद्देश्य अगर हम करना चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारी समय सारणी सही होनी चाहिए। बस अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें समय मिलता है हम बच्चों के प्रति लगाते हैं। कैसे जब आप स्कूल से बच्चे आते होंगे तो इनके पेरेंट्स कैसे आप मतलब वो कहते हैं कि भाई कन्विंस करना, मतलब कि विश्वास लेना, कैसे आखिर में बच्चे भेजिए हमारे यहाँ? जी, मतलब हम कन्विंस से मतलब सारे लोगों को एकत्रित किए थे, बुलाया कि मतलब देखिए हम कोचिंग संस्थान डाल रहे हैं तो अपने बच्चों को आप भेजिए। अगर शिक्षा चाहते हैं तो भाई हमारा उद्देश्य, हमारे कैंपेन का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना, तो आप अपने बच्चों को भेजिए। मैं जो है समय निकाल करके आप लोगों के बच्चों को शिक्षित करना चाहता हूँ। और हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों उनको मैनेज किया गया कि अगर हमारे बच्चे और आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाकर के आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए लोगों को वो कर करके तब जाकर के बच्चों को बुलाया गया है। कितना मतलब कितना परिश्रम करना पड़ता है लोगों को समझाने में? समझाने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसी बात है, जो बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अब जो है पढ़ाई के प्रति लोग सचेत हैं, मतलब जो मतलब अगर एक बार बता दिया जाए मतलब जान जाते हैं हाँ चलेगा, पढ़ाई के प्रति अगर हमारा बच्चा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ करेगा। तो इसलिए गार्जियन जो है संतुष्ट होते हैं पढ़ाई के प्रति। अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए शिक्षा दे रहे हैं, उसको शिक्षित हो रहा है बच्चा, तो आगे चलकर कुछ जरूर डेवलप करेगा, बदलाव करेगा। इसलिए जो है गार्जियन जो है भेजते हैं अपने बच्चों को। मतलब ये रहा कि जागरूकता आप लोग पैदा कर रहे हैं कि वो मजदूरी करेंगे, चाहे रक्षा खींचेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, अब बच्चों को पढ़ाना है। अब इन लोगों का एक उद्देश्य हो चुका है। भैया क्या नाम आपका है? सुचित राव। आप इस मतलब मिशन में या जो आप लोग संगठन क्या करते हैं आप? मैं उपाध्यक्ष हूँ इस मिशन का। जी। तो हम लोग, मेरा उद्देश्य यही हम लोगों का कि गरीब बच्चे जो हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास शिक्षा भी नहीं है और घर वाले भी इतना केयर नहीं करते हैं, शिक्षा नहीं उनके पास है, तो वो कहाँ से केयर करेंगे। तो इसलिए हम लोग बनाए हैं संगठन के बच्चों को शिक्षित करना है। जितने भी गरीब बच्चे हैं, पढ़ने स्कूल नहीं जाते हैं, उनको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है और स्कूल भेजा जाता है। क्या कभी आप लोग प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते हैं कि थोड़ा वहां जाकर के जो मतलब प्रिंसिपल थोड़ा उससे बात करें कि हम लोग भी 1 घंटा यहाँ से जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी समय हम लोग के पास उतना नहीं रहता है ना सर। हम लोग सुबह जितना चाहते हैं कि इतना समय भी निकालें, थोड़ा बच्चों के लिए निकालें और अपना भी देखना पड़ता है ना। उम्र भी ऐसी है कि ज्यादा हम लोग मस्ती नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मस्ती कर सकते हैं? मस्ती नहीं कर सकते हैं इस उम्र में ना ज्यादा सर, हम लोग एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं ना। है तो उम्र मस्ती वाली भैया, लेकिन है तो जिम्मेदारी भी है ना, दाढ़ी मूंछ भी आ गया है तो मिशन की जिम्मेदारियां हैं सर, तो बच्चों को शिक्षित करना है। कभी ऐसा होता है कि जैसे रात में 4 घंटा कभी सोए हों, कभी 2 घंटा सोए हों, फुल नींद मिलते हैं आप लोग? ये होता है सर। अच्छा, पूरा नहीं सोते हैं। हाँ। 6 घंटे 8 घंटे नहीं सो पाते हम लोग। क्यों नहीं सोते हैं? बस यही रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है। अगर पहले एक गांव देख लेते हैं, एक गांव में बच्चे तैयार हो गए, फिर दूसरा गांव भी देखना पड़ता है, दूसरे गांव में बच्चे को तैयार करना पड़ता है पढ़ाने के लिए।
क्योंकि ये बात मैंने इसलिए इनसे पूछा कि अभी देखिए मोछ आ गया है, दाढ़ी भी एकदम आ गया है, और इस अवस्था में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े लड़के जो हैं सब मोबाइल ले करके रात में बात करते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप क्या आ गया, इंस्टाग्राम क्या आ गया। इनको ना तो भैया इंस्टाग्राम ना व्हाट्सएप चाहिए, ना वीडियो कॉलिंग चाहिए। इनके तो मन में ये है कि जो बच्चे मिल गए हैं उनके पिता किस गरीबी से उनको पढ़ा रहे हैं, हमें उस बच्चे को इतना आगे बढ़ाना है कि वो कल अपने पिता की तरह, अपनी माता की तरह एक साड़ी में, एक कपड़े में दिन न गुजार दे। वो पिता जो पैर में चप्पल नहीं होता है तब भी वो काम पे जाता है, और जब ठंडी होता है तो उसके पास स्वेटर नहीं होता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, जो संस्थाएं चलती हैं, तमाम एनजीओ चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनजीओ भी लोग घपला कर जाते हैं कि लाखों रुपया तो मिलता है लेकिन वास्तव में जो चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर प्राइमरी स्कूलें अगर सही से काम करती तो आज इन लोगों को ना संस्था चलाना पड़ता और ना इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना समय देना पड़ता। और एक भाई साहब और हैं, थोड़ा पैसे लेंगे। क्या ना भैया आपका है? अमन कुमार। अमन जी, आप दुबले पतले हैं तो ये नहीं मतलब कि ज्यादा परिश्रम कर दुबले पतले हो गए हैं? नहीं सर, परिश्रम तो करते हैं हम लोग। शिक्षा जागरूकता अभियान से मैं भी जुड़ा हूँ, तो हम लोग का यही मकसद है कि हर घर शिक्षा हम लोग पहुँचाएं। जितने भी गरीब या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं सबके घर हम लोग शिक्षा पहुँचाएं, और सभी भी पढ़ने में, सब जितने भी बच्चे हैं पढ़ने में सही रहे। और यही पर देखिए हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ के जितने भी बच्चे हैं पढ़ने में पूरा फिट है और यही मेहनत करवाते हैं, और अभी भी पढ़ते भी हैं। हम BA 3rd ईयर में है। सरकारें कहती हैं हर घर शिक्षा अभियान, तो जो हर घर शिक्षा अभियान वो चला रहे हैं, उनके सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी वेतन मिलता है, आराम शाम को आते हैं, बीबी को बैठाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों मतलब आप लोग अभी आवश्यकता पड़ गया करने के लिए? सर देखिए, हम लोग आवश्यकता इसलिए पड़ा कि हम लोग देखें कि जितने भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं, जो पिताजी हैं, जो मतलब कि काम करके आ रहे हैं, रोजगार करके आ रहे हैं, 8 घंटे करके आ रहे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। असमर्थ है क्योंकि इसलिए असमर्थ है वो पढ़ाने में, क्योंकि वो लोग जब आते हैं तो उन लोग नशा चाहिए। आज जो जो नशा मतलब कि 70 रुपया शराब वो लोग पीने में असमर्थ है, वो लोग पीते जरूर है। तो अगर शराब छोड़ करके वो लोग अगर 10 रुपए की कॉपी और 10 रुपए की कलम अगर अपने बच्चों को दिलवाएं तो उनके बच्चे पढ़ने में सही रहेंगे। और हम लोग यही करना चाहते हैं, हम लोग अपने पैसे से बच्चों को 10 रुपए की कॉपी, 10 रुपए की कलम दिलवाते हैं। जो पढ़ने में असमर्थ हैं उन लोगों को इसलिए दिलवाते हैं कि वो लोग पढ़ने में सही रहें और पढ़ने में मतलब भी आगे बढ़े। इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कह दिया। एक बार गाना आया था कि मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूं गम भुलाने को। आज आप जाओ देखो तो गांव में घर नहीं है, पत्नी के ऊपर साड़ी नहीं है, लेकिन उनको शाम को एक शीशी चाहिए, और पीते हैं तो पीने के बाद आकर के पत्नी को मारते हैं, बेटी को मारते हैं, जो बच्चा अभी स्कूल जाने के लायक है उसको मारते हैं। बताओ उस परिवार में कैसा मतलब माहौल बन जाएगा। आप बहुत तगड़ा बोलते हैं, तो थोड़ा सा आपसे बात पे बात करूंगा, क्योंकि जो आप लोग चला रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो शराब वाला भाई ने बहुत आपने बोला, भाई ने बहुत बढ़िया बताया बात कि शराब पे क्या कुछ करेंगे, अभी भविष्य में आप लोग कोई प्लान बनाएंगे? देखिए, जहां तक बात नशे की रही तो नशा 2 प्रकार का होता है। एक कुछ करने को नशा होता है, एक मर जाने को नशा होता है। तो मैं अपने लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो शराब, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए यहाँ के लोगों को। आए दिन ऐसा आप देखे होंगे कि आए दिन वहाँ शराब की दुकानें पकड़ाई कि वहाँ नकली शराब बना रहे थे, वहाँ नकली शराब बना रहे थे। तो ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, सबसे पहले ये तो बंद होना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि ये शराब बंद कर दो। ये आपकी ही नहीं, आपकी 7 नस्लों को बर्बाद कर देंगे। ये सर शराब जो होता है, नशा होता है, ये हमारे आने वाली की नस्लों को बर्बाद कर देता है। इसी को लेके किसी शायर ने बहुत कहा था, जैसे आपने बताया कि अभी कोई गाना आया था कि पीता हूं तो मैं गम भुलाने के लिए। तो सर ये जो गम होता है, ये गम ठीक है, अगर शराब से गम दूर हो जाता तो यहाँ गरीब जो हम लोग के पास भी तो बहुत गम है, हम लोग क्या करें? हम भी शराब पियेंगे क्या? हम लोग इतना कोई गम लेके चलो तो समझो, इतने बच्चों की जिम्मेदारी, कैंपेन की जिम्मेदारी, कमेर मजदूर किसान दलित पिछड़ों के बच्चों की जिम्मेदारी लेके चलना। तो इस समय अगर हम लोग सच भी बोल रहे हैं तो अपनी जान को हथेली पे तो लेके चल रहे हैं। ये भी तो एक गम है कि कब मारा जाऊं, तो इतना बड़ा गम लेके चल रहा हूं, तो सर मैं क्या करूं? अरे भाई आपने बहुत बड़ी बात कर दी। इस योगी गवर्नमेंट में तो शूट तो इनकाउंटर अपराधियों का हो रहा, आप कैसे कह रहे हो हमें मकई मारा जाऊं? सर ये तो मैंने बताया ना कि अभी कबीरदास बहुत 700 साल पहले लिखे थे कि साधु देखो जग बौराना, साज कहूं तो मारन धावे और झूठ बोलो तो जग पतियाना। ये तो कबीरदास हमारे महापुरुष 700 साल पहले लिख देते आज की परिभाषा कि सच कहने वाला हमेशा मारा जाता है, और झूठ कहने वालों का कि झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोला करो, और घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोला। क्या नाम भैया आपका है? मेरा नाम सर अमरदीप कुमार है जी। आप भी संगठन कोई पद पे हैं? नहीं, कोई पद नहीं है, लेकिन सपोर्ट है मेरा। अच्छा अच्छा, कैसा सपोर्ट आपका है? इन लोग के साथ में हमेशा रहता हूँ जी। क्योंकि अब आप तो लंबे चौड़े हैं, कहीं न कहीं अगर आपको दिखाया तो आप फोर्स के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयास भी करते हैं सर हम। अच्छा, प्रयास लगे हैं? हाँ लगे हैं, प्रयास भी करते हैं, इन लोग के साथ भी रहते हैं। अच्छा, तो मतलब इसे कब समय देते हैं आप, अगर देखा जाए साथ में? संडे को समय देता हूँ। संडे को? बाकी टाइम अपना ड्यूटी करता हूँ। क्या करते हैं आप? फाइनेंस सर। अच्छा। और कहा जाता है भैया कि योगदान देना है तो योगदान देने के बहुत तरीके हैं, जैसे भाई साहब ने बताया
उन्होंने कहा शराब, इन्होंने कहा गम, और भैया सब हो गया परमानेंट। अब ना गम आएगा ना शराब पिएंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनके कितना गम किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या वे शराब पिएंगे? नहीं, नशा इनके भी ऊपर है। इनका नशा जो है उन बच्चों के लिए है। आइए हम चलते हैं सीधे बच्चों के पास। आइए सर आप लोग देखिए, ये अभी तक जो हमने परिचय लिया या बात किया वो यहाँ के अध्यापक सर हैं, इनका अपना संगठन है। और देखिए ये सब बच्चे हैं, ये सब बच्चे देश के भविष्य हैं, और ऐसे घरों के बच्चे हैं जहां बहुत गरीबी होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तमाम मतलब समस्याएं होती हैं। लेकिन ये रहा कि लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया, और जो सब बच्चे हैं इनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा हम बच्चों से पूछेंगे कि बाबू क्या नाम है? भैया क्या नाम आपका है? शिवम। शिवम, बैठो 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 बैठो। आपका नाम शिवम है, प्राइमरी पढ़ते बेटा आप? यस सर। किस क्लास में है? 6 में है। यस सर। अच्छा, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 18। अरे शाबाश, ये सही बोल रहा बाबू? यस सर। किस क्लास में हो आप? 3 में हो। अच्छा, 3 कितना हो गया? 9। अरे शाबाश सही बोला ये यस। है? क्या नाम आपका है? अर्नव। अर्नव भैया। छोटे हो और सबके भैया हो। पापा क्या करते हैं आपके? पापा कहते हैं स्कूल यहाँ पे जाओ? यस। कि मम्मी से बोलना मुझसे? पापा कहते हैं कि मम्मी कहते हैं यहाँ आने के लिए? दोनों लोग कहते हैं। ओहो, किस क्लास बेटा हो आप? 1। फर्स्ट में हो, मतलब 1 में हो। अच्छा, छोटा बड़ा याद है? यस सर। सुना दो भाई आज। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ई ए आई ओ औ अंक ये सही बाबू पढ़ रहा है? ख ग घ ङ च चलो छ। ठीक ठीक ठीक। ये अब भाई छोटा है ये बाबू? ये भाई आपका है? अच्छा, क्या नाम भैया आपका है? हाँ लाला? आरो, जो कुछ नाम हो। किस क्लास में है आप? किस क्लास में बाबू हो आप? किस कक्षा में हो? चलो एक सुनाओ कविता तो। आप सुनाओ, सुनाओ, कविता याद है आपको? यस सर। हाँ सुनाओ बाबू। अन्याय जो से डाले टूटी है जगह से उड़ा को लांडा फूटा किसी आराम की बात से, कह गया वे चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीची कर रही है। अब तो घर में तो नहीं रहेगी, अब चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यहाँ घोंसला बनाए, कैसे टूटे अंडे जोड़े, किसी दुख की बात कहेगी, अब चिड़िया कहाँ रहेगी। देखो ये सब बालिकाएं हैं और ये सब बच्चे हैं भैया। सबसे पीछे हम आ गए, और ये देखो हाथ वाथ से कमर कस लिए हैं, और कमर कसे हैं। किस बाबू हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो बाबू? सरकारी पढ़ते हो? किस क्लास में हो अभी? 3 में हो। यस। अच्छा, यहाँ सर क्या पढ़ाते हैं आपको? सर सवाल आप स्कूल से घर कब आते हो? सर 3। खाना पीना खाते हो? यस तो यहाँ बुला सब देते हैं? यस। तो खेलते होते बाबू कब हो? सर कोचिंग खेलने का मन करता होगा ना? यस सर। यहाँ जाएंगे तब खेलेंगे। कुछ बालिकाएं हैं, मैं थोड़ा इनसे बात हुई, लगा छूट गया था। ये देखो मार वार किया लग रहा मुझे। बाबू चोट लग गया आपकी आंखों पे, क्या बात? क्या नाम है आपका? है शशिकांत। शशिकांत जी। आपको यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर क्योंकि इसलिए पढ़ने के लिए यहाँ पर आने। आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? होता है सर। तो फिर यहाँ क्यों आते हो आप? वहाँ से आने के बाद अपना खेलो घूमो टहलो। नहीं सर, सुबह में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने से कुछ और अच्छा आप लोगों का पढ़ाई हो रहा है? यस सर। मैथ यहाँ सर पढ़ाते हैं? यस सर। मैथ में क्या क्या पढ़ाए सर आपको? किस क्लास में अभी आप? 6 में हो। सर मैथ में क्या पढ़ाए? जो सर वहाँ पढ़ाते हैं वहाँ की अपेक्षा और जो सर यहाँ पढ़ाते हैं, क्या दिखता अंतर आपको? क्या सर यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं? अब ये नहीं कि सर लोग खड़े हैं तो बोलते हैं सही पढ़ाते हैं। वहाँ क्या पढ़ाते हैं? स्कूल में यहाँ पढ़ते हो आप प्राइमरी में, और यहाँ अच्छा, यहाँ तो वहाँ अच्छा लगता है? दोनों जगह। अच्छा, वहाँ से जैसे ज्यादा बच्चे रहते हैं तो पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पूछते हैं आप? सर दोनों जगह पूछते हैं। पूछते हो। क्या बनना आपको? क्या बनना है भविष्य में? दरोगा, वकील, जज, डॉक्टर, आर्मी। देखो भैया, कहा जाता है कि धरती मैया की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाने का सौभाग्य सबको तो नहीं मिलता भैया, लेकिन ये लड़का ठान लिया है कि यहाँ से पढ़ेगा और अपनी माँ की रक्षा के लिए उन पाकिस्तानियों और जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्मी भर्ती होगा। कुछ ये लड़कियां हैं, देखता हूँ इसमें कौन डॉक्टर बनता है और कौन सुई लगाता है मरीजों को। क्या नाम बेटा आपका है? सुप्रिया। क्या बनना बेटा आपको? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर में क्या करेंगी? दांत सही करेंगी लोगों का? दांत आंख सही करेंगी? हैं बेटा? पापा बोलते नहीं कि यहाँ क्यों जा रहे पढ़ने के लिए? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ये कुछ कम बोल पा रही है। क्या नाम बेटा आपका है? साक्षी बौद्ध। साक्षी तो बौद्ध है। किस क्लास बेटा आप हो? 4th में हो। यहाँ से क्या पढ़ाते हैं आपको? सर मैथ पढ़ाते हैं। मैथ में आप क्या अच्छा लगता है पढ़ना? कौन सा उसमें चैप्टर कुछ बताएंगे आप? पूरा भाग आता है? यस सर। चलो कॉपी निकाल पढ़ो। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो 25 ऐसे लिखो। हमें दो आप मिनट दिखाओ कैमरा भैया। तो ये आपका हो गया 75 और ये आपका हो गया 5। चलो लगाओ इसको आप। ये देखिए भैया, ये सर जी लोग यहाँ खड़े हैं और बिटिया रानी मैथ लगाना शुरू कर दी है।
अब देखना है कि बिटिया रानी कैसे लगाती है। हाँ ये देखिए सर, लगातार बिटिया रानी हमारी लगा रही है। तो चलिए भैया, हाँ बेटा, क्या बनना आपको है? कुछ तो इच्छा होगी, कुछ बनना है आपको? डॉक्टर, टीचर, बैंक में? आप बताओ बेटा, क्या नाम है? मानसी कुमारी। क्या बनना आपको? बताओ बताओ। पुलिस बनना है? पुलिस क्यों बनना है? क्या जो पुलिस वाले सब पसंद करते हैं क्या लोगों को ज्यादा है? आप बेटा क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और चलिए भैया, सब मिला के ये रहा कि बहुत बड़ा वीडियो है, आप लोग कहेंगे बड़ा वीडियो हो गया है, मैं देखूंगा नहीं। और ये बेटा हमारा बहुत चुलबुल है। क्या नाम आपका है? श्वारा। किस क्लास में हो? 2 में। 2 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 4। और क्या? देखिए भैया, जो भी बच्चे हैं अभी इतने कम उम्र के हैं, हम लोगों के सामने तो बड़े बड़े लोग जिनके 4 बच्चे होते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। और ये सब बच्चे अगर बात कर रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा जो भी इन लोगों का संगठन है, और ये लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें। और हम लोग प्रयास करेंगे जो भी NGO है आजमगढ़ में या पूरे उत्तर प्रदेश में, उन लोगों के माध्यम से जो भी कुछ है इन लोगों का सहयोग राशि के रूप में सहयोग किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि आज के दौर में अगर धन नहीं है तो कोई बड़ा काम करने के लिए कितना भी आपके अंदर इच्छा हो, जज्बा हो, लेकिन हो नहीं पाता है। धन विहीन कुछ संभव नहीं है। इस नाते इन लोगों का जो कार्य है बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, और समझिए कि सलूट करने वाला है। लेकिन इस नाते लेके लगा रहा हूं क्योंकि धन का अभाव बहुत ज्यादा है। इन लोगों के साथ NGO के लोग मिले, सरकारें जो है वो भी सहयोग करें, और जो यहाँ के DM साहब हैं, अगर इन लोगों का मैटर वहां तक जाए तो एक बार आप लोग इन लोगों का भी सम्मान कीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए। और जो भी आर्थिक प्रोत्साहन, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन आर्थिक प्रोत्साहन में होता है कि आप जो भी कुछ योगदान दे सकें। आपके यहाँ से आ जाने से पूरे क्षेत्र में इन लोगों का मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के हौसला को और बढ़ाया जाए, ताकि इनके अंदर कभी ये भावना ना आए कि जो मैं कर रहा हूँ वह कब तक करता रहूंगा, परिवार कैसे मैं देखता हूँ, समस्याएं होती हैं। और ये भी कहूंगा लास्ट में, जो समाज के लोग हैं वो इन लोगों का सहयोग करें, क्योंकि इतना पुनीत कार्य जो है वो करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। जय हिंद, जय भारत। बात करते करते और पॉइंट इस पे आ गया कि आखिर में शिक्षा खतरे में क्यों है। क्या लगता है कि शिक्षा खतरे में है? बिल्कुल सर, शिक्षा खतरे में है। जो हमारी कलम और किताबें हैं सर, ये खतरे में है। खतरे में सर इसलिए है कि आज आप देखेंगे कि जो GST है ये सर एजुकेशन पे 18% GST है। और सर शिक्षा इसलिए खतरे में है कि हमारी समाज के जो बच्चे हैं वो सर शिक्षा नहीं ले पा रहे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसलिए सर शिक्षा खतरे में। कोई कह रहा है कि धर्म खतरे में है, तो कोई कह रहा है कि धर्म खतरे में, तो कोई कह रहा है जात खतरे में है। लेकिन चश्मा नजर के चश्मा से हटाओ तो देखो शिक्षा खतरे में, ना जात और धर्म सब नहीं खतरे में, यहाँ शिक्षा, कलम और किताब खतरे में। इन्होंने बात तो भैया बहुत बड़ी बड़ी बता दिया कि सत्य भी है कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा नहीं है तो बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य। लेकिन मैं फिर आज पॉइंट पूछूंगा कि आखिर में सरकारें, मान लो GST की बात आपने कर दिया, तो जब शिक्षा से बच्चों का भविष्य बनेगा, देश के कर्णधार हैं, तो आखिर में कहीं ना कहीं प्रयास क्यों नहीं हुआ कि इस पर कम कर दिया जाए, बच्चे आगे बढ़े, उनके गरीब पिता बच्चों का सामान ले रहे। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए तो छोटे बच्चे भी जो LKG UKG में है, इतना बड़ा बड़ा उनका बैग होता है, और उसमें जो बुकें होती हैं लाखों लाखों रुपया वाला चलता है। 1 लाख रुपए में क्या होगा, पूरे स्कूल का हो गया कि भैया इतना हमारे यहाँ कापी कलम लाना है और इतना पैसा ले लो। विद्यालय वाले हर साल लाभ कमा रहे हैं। तो हुआ क्या सर कि एक बार एक राज्य में राजा मर गया, राज का। तो उस राज्य के लोग सोचे कि यार किसको मैं यहाँ का राजा बनाऊं। तो एक फकीर जा रहा था, तो फकीर से कहा यार फकीर जा रहा है, इसका कोई आगे पीछे नहीं, इसी को राजा बना दो यार, इसको कोई लाभ भी नहीं लेना है। तो वो बन गया राजा, फकीर राजा बन गया। तो दूसरे राज वाले को जब राजा को पता चला कि यार फकीर वहां का राजा है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो मंत्री बार बार कह रहे हैं कि अरे राजा साहब, दूसरा राजा वहां आ गया आक्रमण करते हुए, कह रहा ठीक है एक बार और ताश खेल लेने दो। तो फिर कहा अरे सर और आ गए, तो बोला एक बार और ताश खेल लेने दो। तो जब अंदर घुस आए तो मंत्री ने कहा कि अरे राजा ये लोग तो अंदर आ गए। तो बोले ठीक है यार, मैं फकीर हूँ, मैं झोला लेके चला जाऊंगा, मेरे आगे पीछे कौन है, तो मुझे क्या देखना यहाँ का। तो वही हाल है सर, जिसके कोई नहीं, उसको क्या पता कि शिक्षा महंगी है कि सस्ती है। कभी थैला बाहर लेके निकलो तो पता चलेगा महंगाई कितनी। थैला कभी बाहर लेके तो निकलो, तब तो पता चलेगा कि गरीब कैसे मर गए। कह रहे हैं कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, बस तुम इतना पहचानते हो, इतना ही काफी है। भैया ये टीचर तो हैं लेकिन ये शायर बहुत बोलते हैं, और अच्छी बात है, जानकारी होना भी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि बात को करने पे अगर आप उस पर फाइट नहीं डालोगे, उस पर अगर आप पॉइंट लाकर नहीं डालोगे तो लोग समझेंगे नहीं कि वास्तव में जो बात मैं कह रहा हूँ वो कितना गूढ़ है, कितना गंभीर है, कितना मतलब गहराई में वो बात हो रही है। तो ठीक है, अब इन सब बातों के साथ मैं बारीक विराम देता हूँ, और किसी नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों के माध्यम से जो भी कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा इस अम्बेडकर नगर जिले में, हम लोग सॉरी कौन जिला बोला हूँ मैं, अच्छा आजमगढ़ जिला में जो भी कुछ इन लोगों के माध्यम से इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो कुछ आयोजन होगा उसमें हम लोग आएंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना संघर्ष करके ये लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देश
समाज युवा को दिशा देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा बोलूंगा तो आप भी कहोगे बहुत बड़ा वीडियो बनाता है। जय हिंद जय भारत।